इससे पहले के क्लास में हम आपको टोपोग्राफी के बारे में समझा दिए थे, हाँ। और हम आपको टोपोग्राफी में लगभग कंप्लीट कर दिए थे, थोड़ा बहुत जो बचा था आज कंप्लीट कर देंगे। देखिए, आपको नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति बता दिए थे, हिमनद द्वारा बता दिए थे, अंडर वाटर द्वारा बता दिए थे, सी वाटर द्वारा बता दिए थे, कोस्टल टोपोग्राफी बता दिए थे, छठवा क्या था भैया, विंड टोपोग्राफी जो सैंडी एरिया में थे उसको बता दिए थे ना। इतना तक कंप्लीट हो गया था। नदी के बारे में क्या बताए थे, नदी के कितने कोर्स होते हैं, 3 अपर मिडिल और लोअर कोर्स होते हैं। नदी के सारे कोर्सेज बता दिए थे, ए टू जेड नदी के बारे में, भी आकार की घाटी, गाज, आई, कैनियन, ये सब के बारे में सब समझा दिए थे। हिमनद भी बता दिए थे, हिमनद में यू आकार की घाटी बनती है। हिमनद में कैसी बनती है, यू आकार की घाटी। छोटी घाटी अगर आके सट गई तो, लटकती घाटी अंदर घुस गई तो उसे क्या कहते हैं, नुनाटक कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्क गड्ढा हो गया तो सार्क, दोनों हो गया तो एरिटी, गिरी सिरिंग कहते हैं। ये सारी चीजें बता दी। अंडर वाटर में भी बता दिए थे आपको, छोटा सा छेद रहता है तो घोल रंध्र कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, डोलाइन होता है। उसके बाद क्या होता है, युआला हो जाता है, विंडो हो जाता है अगर पूरा खुल गया तो, गिर गया तो पोलियो वगैरह हो जाता है। आगे जाके टेरारोसा की मिट्टी फॉर्म करता है। ये सारी चीजें हम आपको बताए थे ना। कि कोई दिक्कत है जितनी चीजें बताए थे। अच्छा, प्रिंटेड पीडीएफ नहीं दिए थे, अच्छा चलिए प्रिंटेड पीडीएफ के लिए ठीक है, प्रिंटेड पीडीएफ देंगे। उसके बाद से मोरेन वगैरह तक समझाए थे। चलिए अब आगे बताते हैं आपको कुछ अन्य टोपोग्राफियों के बारे में बताते हैं, जो आपकी कोस्टल टोपोग्राफी में भी आ जाती हैं, और वो टोपोग्राफी आपकी इसमें भी आ जाती है, क्या नाम है, सी टोपोग्राफी में। देखिए ध्यान से, इस चीज को 2 बार पढ़ना है। हम यहाँ आधा पढ़ाएंगे, फिर आधा आपको जब सी का जो हम ये रिलीफ पढ़ाएंगे ना, तो उसमें बता देंगे हम आपको टोपोग्राफी वगैरह में। तो देखिए, इस टोपोग्राफी में हम आपको बहुत हद तक चीजें बताए हैं, उस हिसाब से हम आपको रिलीफ बता सकते हैं। रिलीफ किसे कहा जाता है, रिलीफ, उच्चावच। कोई आइडिया उच्चावच रिलीफ के बारे में? रिलीफ, देखिए, पृथ्वी के उबड़ खाबड़ आकृति को हम रिलीफ कहते हैं, और इसी उबड़ खाबड़ आकृति का अध्ययन जो होता है वो हम टोपोग्राफी कहते हैं। अब आपको रिलीफ पढ़ने में सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हम आपको उबड़ खाबड़ आकृति बता दी है। ये रिलीफ जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। रिलीफ कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के। पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ। दूसरा होता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ। तीसरा होता है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ। अब ये ऑर्डर ऑफ रिलीफ के हिसाब से आपको पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर में किस चीज को रखेंगे, आपको ही पता है कि फर्स्ट ऑर्डर जब लिखा है तो सबसे अच्छे चीज को रखना होगा या सबसे बड़े चीज को रखना होगा फर्स्ट में। तो इसमें बड़ा सिंपल सा है फर्स्ट ऑर्डर में रखने में। क्या हो गया भाई, देखो, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ में होता क्या है कि इसमें बड़े बड़े चीजों को रखना है, जैसे महाद्वीप, महाद्वीप, महासागर। ये महाद्वीप और महासागर है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ में आ जाते हैं सब। क्यों, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है और साइज बहुत छोटा है। दुनिया में जितनी भी स्थलाकृति बनी है वो इन्हीं महाद्वीपों के ऊपर है या इन महासागरों के ऊपर है। इसके अलावा और कहीं पे रिलीफ देखने को, देखिए इंग्लिश में रिलीफ मने होता बड़ी रिलीफ मिल गया, आराम मिल गया। यहाँ रिलीफ का मतलब वो नहीं, यहाँ रिलीफ का मतलब क्या, उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या होता है, उबड़ खाबड़ आकृति। उच्चावच का मतलब उबड़ खाबड़ आकृति। तो प्रथम श्रेणी का उच्चावच या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ उसे कहा जाता है जो महाद्वीप और महासागर है, क्योंकि जितने भी स्थलाकृति बनेंगे वो इन्हीं महाद्वीपों पर बनेंगे या इन महासागरों के अंदर बनेंगे, महाद्वीप और महासागर पे बनेंगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे चंद्र ग्रहण लगने वाला है क्या?
अरे कोई बात नहीं यार, घमंड लगने दो। सेकेंड ऑफ ऑर्डर ऑफ रिलीफ में क्या होता है, मैदान शामिल किया जाता है, पठार शामिल किया जाता है, पर्वत शामिल किया जाता है, मरुस्थल शामिल किया जाता है, मरुस्थल शामिल किया जाता है। देखिए, मैदानी क्षेत्र में नदियां इस आकार की घाटी बनाती हैं, ये सब की बात नहीं कर रहे हैं, मैदान की बात कर रहे हैं, पठार, पर्वत, मरुस्थल, ये जितनी चीजें हैं ये इन्हीं महाद्वीपों पे है। तो ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ हो जाते हैं। और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ उसे कहते हैं जिनका निर्माण किसी न किसी अपर्दन या फिर निक्षेपण से हुआ है, निक्षेपण से हुआ है। अब आप बताइए भैया, अपर्दन तो हम आपको पढ़ा दिए हैं, काट छाट घिसावट अपर्दन कहलाता है। निक्षेपण, किसी चीज को जमा कर देना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। तो जमा कर देगा तो क्या हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा। तो अपर्दन या निक्षेपण से जितनी भी स्थलाकृतियां बनती हैं वो सब किस ऑर्डर में जाती है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में। अब आप बताइएगा, टोपोग्राफी का क्वेश्चन समझिए ध्यान से, टोपोग्राफी के अंतर्गत हम किस ऑर्डर ऑफ रिलीफ का अध्ययन करते हैं। टोपोग्राफी जो हम आपको इतना पढ़ाए हैं, आप ये बताइए कि हम किस ऑर्डर का अध्ययन कराए हैं आपको। क्या हम आपको फर्स्ट ऑर्डर बताए हैं या सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर बताए हैं? हाँ भाई, थर्ड ऑर्डर में सबको पता है कि थर्ड ऑर्डर बताए हैं। तो ये रिलीफ में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रिलीफ क्या होता है, उबड़ खाबड़ आकृति। जैसे आप देखिए, हमारा माथा देखिए, हमारा चेहरा देखिए, ये भी तो उबड़ खाबड़ आकृति है, कहीं नाक है, कहीं आंख धंसा हुआ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। वैसे हमारा पूरा पृथ्वी जो है वो रिलीफ यानी उच्चावच से है। तो उच्चावच जो है वो हम आपको बताए हैं थर्ड डिग्री, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ बताए हैं। और इस थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में हम ज्यादातर आपको वही बताए हैं जो महाद्वीपों पर है। हाँ, महासागरों में भी बताए हैं, ऐसा नहीं है कि महासागर में नहीं बताए, महासागर में कम बताए। महासागर में कम इसलिए बताएं कि अलग से महासागर पढ़ना ही है वहां पर, तो वहां पे हम डिटेल से आपको उसकी चर्चा करेंगे जब जलधारा बताएंगे तब। अब थोड़ा और महासागर के आगे बता देते हैं। एक बात बताइए, जब कभी भी महासागरों के किनारे 90 डिग्री के एंगल पर कोई 90 डिग्री के एंगल पर अगर तट बना है तो ऐसे तट को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के एंगल पर अगर तट बना है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए जल्दी। कंजंक्शन कहेंगे, क्लिफ कहेंगे, क्लिफ तो खड़ी ढाल को कहते हैं। रिया तट कहेंगे, कौन सा तट, रिया तट। चलिए अब आगे समझाते हैं। समुद्री में, समुद्री स्थलाकृति को थोड़ा सा आगे बताते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि समुद्र जो होता है हमेशा तटों पर हमला करते रहता है। समुद्र जो है हमेशा तटों पर, किसी भी तट पर हमेशा समुद्र हमला करता है। और इस हमले के फलस्वरूप, ये समुद्र, ये तट है, इसको मान लीजिए ये तट है, और इस हमले के फलस्वरूप कई सारे स्थलाकृति बनते हैं। क्योंकि थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में हमें काट छाट को ही पढ़ना है, इसलिए इसमें भी हमें पूरा काट छाट ही पढ़ना रहेगा। देखिए, जब कभी भी समुद्र के अंदर स्थलाकृत, ये हल्क, इसमें तो बड़ा बन गया, ये बहुत पतली आकृति में समुद्री जल अंदर घुस जाता है ना, बहुत पतली आकृति में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लिफ। बहुत पतली आकृति में अगर समुद्र काट के अंदर घुस गया तो उसे हम लोग कहा जाता है, उस रिलीफ को, उस टोपोग्राफी को हम लोग कहते हैं क्रीक। उसे क्या कहेंगे, क्रीक। लेकिन अगर थोड़ा सा इसे बड़ा कर दिया तो उसे क्या कहेंगे, गल्फ कहेंगे। और बहुत बड़ा कर दिया तो उसे बे कहेंगे। बहुत बड़ा कर दिया तो उसे क्या कहा जाएगा, बे कहा जाएगा। जैसे ये जो चीज है, ये बे है, ये बड़ा सा काट दिया। और अगर हल्का सा छोटा काटा है तो इसे क्या कहेंगे, गल्फ कहेंगे। और बहुत ही पतला काटा है तो उसे क्या कहेंगे, क्लिफ, क्रीक कहा जाता है। और इसके आगे अगर देखेंगे, चंद्राकार काटेगा तो उसे बाइट कहा जाएगा। चंद्राकार काट देगा तो उसे हम लोग बाइट कहेंगे। ये समुद्र का ये तटीय एरिया है, और इसमें अगर चंद्राकार काट दिया इस शेप में तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइट के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी स्थलाकृति है, और ये समुद्र पर बन रही है ये स्थलाकृति का निर्माण। तो ये चीज बताइए, सबसे पहला जो बना था इसे क्या कहा जाएगा, क्रीक कहेंगे, क्रीक। दूसरा जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, गल्फ। हिंदी में इसे कहते हैं खाड़ी। और इसके बाद ये भी बनेगा तो इसे क्या कहेंगे, बे कहेंगे। हिंदी इंग्लिश, हिंदी में भी ये क्या होता है, खाड़ी होता है। और ये क्या बन गया, बाइट बन गया, बाइट बन गया।
हो गया। बाइट मतलब काटने वाला बाइट नहीं, ये ज्योग्राफिकल बाइट है यहाँ पर। तो ये जो चीज हो गए सब, ये किसके द्वारा बन रहे हैं सब? समुद्री स्थलाकृति द्वारा बन रहा है सब। समुद्री जल के स्थलाकृति द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है समुद्र के द्वारा। तो ये एकदम पतला रहेगा तो इसे क्या कहा जाएगा? क्रीक कहा जाएगा। और अगर हल्का सा ये चौड़ा हुआ, हल्का सा इस तरह से, तो इसे क्या कहेंगे? गल्फ कहेंगे। और बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो इसे क्या कहेंगे? बे कहेंगे। और एकदम चंद्राकार हो गया तो इसे क्या कहा जाएगा? बाइट कहा जाएगा। चंद्राकार हो गया तो इसे बाइट कहा जाएगा। अब इसके बाद आता है एक स्पीट। स्पीट क्या होते हैं सब, उसको समझिएगा। स्पीट और बैरियर, स्पीट, बैरियर, सिल्ट, ये तीन अलग अलग चीज होते हैं। सिल्ट के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताए हैं, लेकिन स्पीट और बैरियर के बारे में समझिए। ये वैसे ही है जैसे रिया तट था। जब कभी भी समुद्र में कचरा जो जमा हो जाता है, अगर वो कचड़े लाइन से सामने जमा हो जाते हैं ना, तो इन्हें बैरियर कहा जाता है। कचड़े अगर लाइन से जमा हो जाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? बैरियर कहा जाता है। कचड़े जब समुद्र में लाइन से जमा हो जाए तो इन्हें बैरियर कहा जाता है। और जब ये सीधे इस तरह से निकल जाए, इस तरह से 90 डिग्री पर, तो इसे हम लोग स्पीट कहते हैं। स्पीट। ये हो गया, स्पीट हो गया। तो इस तरह से रहेगा तो स्पीट जैसे रिया तट था। और ये हो गया आपका कौन सा? ये बैरियर कहते हैं। बैरियर मतलब होता है अवरोधी, रुकावट, रोधिका यहाँ पर। तो ये अवरोधी हो गया। लेकिन बैरियर हो गया या फिर स्पीट हो गया, दोनों का ही निर्माण किसके द्वारा हुआ है? सिल्ट द्वारा। सिल्ट किसे कहा जाता है? कचड़ा को कहते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले कचड़े को क्या कहा जाता है? सिल्ट कहा जाता है। तो इन दोनों का ही निर्माण किसके द्वारा हुआ है? सिल्ट के द्वारा हुआ है। स्पीट, बैरियर, सिल्ट, समझ में आ गया? इतना चीज में किसी को दिक्कत है? अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आती है समुद्र से, वो प्रॉब्लम आप समझिए, जो टोपोग्राफी में फेस करना है। आप इसको तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो नीतल है उसको नहीं पढ़ पाते हैं। अब मेन बात आ जाती है नीतल पे। देखिए, समुद्र जो होता है जिसके ऊपर नाव चलती है, समुद्र जो होता है जिसके ऊपर नाव चलती है, वो तल कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? तल कहलाएगा। तो ये समुद्र का क्या है? ये तल है। इस पर नाव चलती है, तो इस पे तो कोई स्थलाकृति ही नहीं बनेगी, इस पर तो केवल लहर या सुनामी बनेगा। लेकिन समुद्र का जो निचला हिस्सा है, समुद्र का निचला हिस्सा, ये तो समुद्र के निचला हिस्सा को नीतल कहा जाता है। समुद्र के निचले हिस्सा को क्या कहा जाता है? नीतल कहा जाता है। और इस नीतल का अध्ययन जो होता है, उसे वहां नीतल को हम लोग बैंथिक भी बोलते हैं। समुद्र के निचले तल को एकदम बैंथिक कहते हैं, इसीलिए कि क्वेश्चन भी कहेगा कि समुद्र में गहराई में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो उन्हें बैंथिक जीव कहा जाता है। कौन सा जीव कहा जाता है? बैंथिक जीव के नाम से उन्हें जाना जाता है। समुद्र में वो अंदर गहराई पर पाए जाते हैं, बैंथिक जीव पाए जाते हैं। अब इसमें कई स्थलाकृति बनेगा। एक बनता है आपका मग्न तट, मग्न ढाल, समुद्री मैदान, कटक, ट्रेंच, खाड़ी, ये सब चीजें की स्थलाकृति बनती है। तो ये भी द्वितीय, ये महाद्वीप और महासागर द्वितीय श्रेणी में आएंगे, लेकिन ये काट छांट से बन जाएगा तो ये तृतीय श्रेणी में चला जाता है यहाँ पर। अब इसके अंदर की स्थलाकृति को देखते हैं। आप जमीन वाली स्थलाकृति देख लिए, जमीन पर कैसे कैसे स्थलाकृति बनी थी, नदी द्वारा हो गया, बर्फ होगा, अंडर वाटर, ये सब चीजें। अब ये समुद्र के अंदर की स्थलाकृति, ये चीज ऊपर वाला क्या कहता है? तल। ऊपर वाला तल, ऐसे क्या कहते हैं? नीतल। नीतल। तल और नीतल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? समुद्री गहराई। अब आप बताइए भैया, तल पे तो कभी भी कोई चीज का निर्माण होगा ही नहीं, किसी भी प्रकार के स्थलाकृति का। जब भी निर्माण होगा तो नीतल पे स्थलाकृति का होगा। तो समुद्री नीतल की स्थलाकृति देखते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए ये स्थलाकृति हो गई है।
ये समुद्र का तट हो गया। इस तट की स्थलाकृति के बारे में हम बता दिए हैं कि इस पे किस तरह से तट वगैरह बनेंगे। अब हम समुद्र की गहराई में चल रहे हैं। यहाँ वाला हम बता दिए हैं, समुद्र जब नीचे हल्का हल्का गहरा होता है, इसे हल्का सा जब नीचे गहरा होगा, ये समुद्र की गहराई जब हल्का सा नीचे होगी तो इसे मग्न ढाल कहा जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर पानी आना चालू हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये वाला जो ढाल है, ये ढाल अब गहराई में जा रहा है। ये ढाल अब कहाँ जा रहा है? गहराई में। यहाँ पर तो इस ढाल को हम लोग कहते हैं, यहां से यहां तक वाला एरिया को कहते हैं मग्न तट। यानी ये तट का ही हिस्सा है, लेकिन अभी कहाँ चला गया? पानी में डूब चुका है, मग्न तट कहते हैं। लेकिन जब ये हिस्सा, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, जब ये हिस्सा ज्यादा एकदम नीचे घिसने लगता है तो इसे कहते हैं मग्न ढाल। मग्न ढाल कहते हैं। अब ये बन गया आपका मग्न ढाल। तो यहाँ देखिए, मग्न ढाल पर कभी भी किसी चीज का निक्षेपण नहीं हो सकता है। निक्षेपण का मतलब होता है डिपोजिशन। यहाँ किसी भी चीज का डिपोजिशन नहीं हो सकता है, और जब डिपोजिशन नहीं होगा तो यहाँ किसी भी प्रकार का पेट्रोलियम वगैरह नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा। ये मग्न तट, यानी तट का वह भाग जो अब मग्न हो चुका है, मग्न तट, यानी ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ये वाला चीज सेल्फ बोलते हैं इसे, तट को। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ का जो भाग है, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिपोजिशन होता है, तो यहाँ कहीं कहीं पेट्रोलियम वगैरह पाए जाते हैं। इसके बाद का एरिया जो होता है वो पूरा गहरा हो जाता है। इसके बाद का एरिया बहुत लंबा और पूरा गहरा हो जाता है, तो इसे कहते हैं महाद्वीपीय मैदान, महासागरीय मैदान कहा जाएगा इसे। महासागरीय मैदान कहते हैं इसे। तो ये हो गया हमारा महासागरीय मैदान। किसी को कोई दिक्कत नहीं है महासागरीय मैदान में। महासागरीय मैदान किसी भी महासागर का सबसे बड़ा एरिया होता है। महासागरीय मैदान किसी भी महासागर में सबसे बड़ा एरिया महासागरीय मैदान होता है। अब इस महासागरीय मैदान में कई जगह खाई पाई जाती है, जिसे हम लोग द्रोणी कहते हैं। गड्ढे पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? द्रोणी कहते हैं। द्रोणी कहेंगे, या जिसे खाई कहते हैं। जैसे मरियाना की खाई, तो भैया ये खाई सब का सब खाई हो जाता है। A to Z खाई है। मरियाना की खाई में एक दो ठो नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा खाई मरियाना की खाई। लेकिन इस खाई में भी ये वाली खाई सबसे गहरी है। तो आप देखे होंगे कि मरियाना की खाई में भी सबसे ज्यादा गहरी खाई कौन सी है? चैलेंजर गर्त। मरियाना की खाई में भी सबसे ज्यादा गहरा अगर कोई है तो वो सारे गर्त में से सबसे ज्यादा गहरा कौन सा है? चैलेंजर गर्त है। चैलेंजर की खाई। तो वो मरियाना की खाई कई सारे गड्ढों का हिस्सा है, उसमें जो सबसे निचला हिस्सा है वो क्या हो जाता है? चैलेंजर गर्त हो जाता है। तो इसे हम लोग खाई या द्रोणी के नाम से जानते हैं। खाई कहिए या इसे द्रोणी के नाम से जानते हैं। ये सब किसके स्थलाकृति हैं? ये समुद्र में तो बन नहीं रहे हैं, समुद्री नीतल के स्थलाकृति हैं सब। नीतल के स्थलाकृति हैं सब। आगे बढ़े। अब आप बताइए, हम आपसे पूछते हैं कि मरियाना गर्त की गहराई कितनी है? ये हम नहीं बताएंगे। अब आपको तो कुछ ना कुछ तो पता रहना चाहिए, तब ना अच्छा लगेगा पढ़ाने में। 11,022, 11,022 मीटर या 11,033 मीटर, ये दोनों है। इसको ज्यादा मान्यता है, इसको क्या है? इसको ज्यादा प्रूफ है। तो 11,033 या 11,022, इसमें एग्जाम में आप नहीं फंसेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे ज्वालामुखी भी हो सकते हैं और कई चीजें हो सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी ये ऊपर उठ जाते हैं सब, ये तल ऊपर उठ गया, लेकिन ये तल जमीन के बाहर नहीं आ पाता है। तो समुद्री तल वह उठा हुआ भाग जो बाहर नहीं आ पाता है, इसे हम लोग कहते हैं रिज या कटक। रिज या कटक कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेंच।
इसे क्या कहेंगे? ट्रेंच। ये क्या है? ओशियन प्लेन, कॉन्टिनेंटल स्लोप, और ये क्या है? कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो ये तट को कहते हैं, मग्न तट को कहते हैं सेल्फ, इसे कहते हैं स्लोप, इसे कहते हैं प्लेन, और ये हो गया आपका ट्रेंच। और ट्रेंच में भी ये क्या हो गया? डीप। ये सबसे नीचे लो डीप, चैलेंजर डीप, और ये मरियाना ट्रंच। जो ऊपर उठा रहता है इसे हम लोग कहते हैं कटक। इसे क्या कहेंगे? कटक कहते हैं। कटक जो होता है ये बहुत घातक हो जाता है अगर इसके ऊपर से कोई जहाज गुजर गया तब। अगर मान लीजिए कोई जहाज गुजर रहा है और उसकी नीचे वाला पेंदा इतना ही नीचे गया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए ये कटक थोड़ा और ऊंचा हो गया, और ऊंचा हो गया, तो जमीन पे से तो दिखेगा नहीं, लेकिन कटक अगर टकरा गया तो बहुत ज्यादा इससे दुर्घटना हो सकती है। दुनिया में सबसे बड़ा कटक जो है वो अटलांटिक महासागर में है। अभी 2013 या 14 में प्रशांत ही ये मुंबई आ रहा एक जहाज समुद्र में एक कटक से टकरा गया। इसलिए जो समुद्री विज्ञान वाले हैं उन्होंने रास्ता बना के रखा है कि आपको इधर से ही गुजरना है, क्योंकि उस रास्ते में कटक वगैरह नहीं आते हैं। तो कटक बेसिकली नुकसान उन्हें करता है जो बड़ी जहाजें हैं जिनका बहुत बड़ा एरिया समुद्र के नीचे होता है, जिस वजह से उनको बचना जरूरी है, वरना कटक से टकराने पर दुर्घटना हो जाती है। सब दुनिया में सबसे बड़ा कटक जो है वो चलिए देखिए वो अटलांटिक में है। ये इस कटक को हम मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। ये यहाँ से शुरू होता है और यह जिस जैसे जैसे अटलांटिक महासागर है ऐसे ऐसे है, पूरा महासागर में ये कटक है। अब इसमें रास्ता वहां बनाया गया है जहां इस कटक की ऊंचाई कम है। अब ऐसा नहीं कि जहाज लेके पूरा समुंदर है तो अपने चलते चलिए, लड़ जाइएगा कहीं पे भी जाके। तो ये कटक जो है पूरे समुद्र में ज्यादा है यहाँ पर। तो ये अटलांटिक महासागर में कटक सबसे ज्यादा है सर। और जबकि यहाँ पर देखेंगे तो ये मरियाना ट्रंच तो यहाँ पर है, वो फिलीपीन सागर की इस साइड में, तो कटक समझ में आ गया। लेकिन अगर कटक जो होता है वो समुद्र के बाहर निकल गया तो क्या कहलाता है? तो ये समुद्री चोटी कहलाता है, उसे द्वीप नहीं कहते हैं। अगर कटक बाहर निकल गया तो समुद्री चोटी कहते हैं उसे, उसे आइलैंड नहीं कहेंगे। आइलैंड के लिए पूरी जमीन होनी चाहिए। आइलैंड तभी कहेंगे जब आइलैंड में इस तरह से जमीन उठी हो, धीरे 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 ढाल बनाओ, तट बनाओ, तब ये आइलैंड बनाओ। ऐसा नहीं कि पहाड़ की तरह निकल गया तो आप उसे आइलैंड कहेंगे। पहाड़ के तहत निकलने वाले को हम लोग आइलैंड नहीं कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समुद्री चोटी। और समुद्री चोटी को हम लोग जमीन का हिस्सा नहीं मानते हैं, समुद्री चोटी को जमीन का हिस्सा नहीं माना जाता है। अब कटक भी दो टाइप के होते हैं, एक चट्टानों के कटक हो सकते हैं, कुछ ज्वालामुखी के भी कटक हो सकते हैं। ज्वालामुखी कैसे? समुद्र के अंदर भी तो ज्वालामुखी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता भाई? समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी आ सकते हैं सर। जैसे अमेरिका का हवाई द्वीप पर एक मोनालोआ ज्वालामुखी है। मोनालोआ जो ज्वालामुखी था वो आज से करोड़ों साल पहले फूट रहा था, और वह मोनालोआ ज्वालामुखी समुद्र के नीचे ऐसे फूटते फूटते ऐसे था, ऐसे फूट रहा था ये। और ये फूटते 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 यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी जमा हो गया। जमा होते 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 एक वक्त आया कि ये भीषण कटक का निर्माण कर लिया, और ये कटक इतना ज्यादा निकला कि ये समुद्र के बाहर निकल आया है ये। और आज भी ज्वालामुखी फूट रहा है और ये समुद्र के बाहर जमा हो गया है। तो हम इसे द्वीप नहीं कह सकते, समुद्री चोटी ही कहेंगे। तो ये कटक चट्टान के भी हो सकते हैं और ये कटक ज्वालामुखी के भी हो सकते हैं। ज्वालामुखी कटक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अमेरिका का मोनालोआ हवाई द्वीप पर है। यहाँ पर अमेरिका का मोनालोआ हवाई द्वीप पर स्थित है। आगे बढ़े। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। कटक वगैरह वाला टॉपिक समझ में आ गया आपको? मिटा के पूछेंगे तो आप क्वेश्चन का जवाब आराम से दे सकते हैं यहाँ पर स्थलाकृति में।
देखिए दो तरह से समुद्र वाले में मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें दो तरह से पढ़ना है। एक जो समुद्र, जो मतलब समुद्र के तट पर बन रहा है, चाहे वो रिया तट बन रहा है, चाहे वो क्लिफ बन रहा है, या बे बन रहा है, या बाइट बन रहा है, या क्लिफ बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो एक यहाँ तट पर आपको पढ़ना है। इसके अलावे क्या करना है आपको, समुद्र के जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो बैंथिक में भी पढ़ना है, वो स्थलाकृति वगैरह में। सबसे पहले ढाल तो नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, यहाँ पे किसी भी प्रकार का निक्षेपण की क्रिया नहीं हुई थी, तो यहाँ पेट्रोलियम नहीं मिलेगा। टोटल पेट्रोलियम का 20% पेट्रोलियम यहाँ मिलेगा। टोटल पेट्रोलियम का 20% पेट्रोलियम यहाँ पर मिलेगा, और बाकी बचा 80% पेट्रोलियम हमको कहाँ पे मिलेगा, मैदानी भाग में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, मैदान में मिलेगा। 20% पेट्रोलियम तट पर और बाकी 80% पेट्रोलियम मैदान पर मिलेगा। 20% पेट्रोलियम तट पर और 80% पेट्रोलियम मैदान पर मिलेगा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाना। बफरिंग कर रहा है यार, बफरिंग क्यों करेगा? बफरिंग नहीं कर रहा है बाबू। अब इस पेट्रोलियम को निकालने के लिए दो तरह की व्यवस्था है, एक होती है ऑफशोर, एक होता है ऑनशोर। ऑफशोर और ऑनशोर, देखिए ऑनशोर किसे कहते हैं, समुद्र के तट पर अगर कोई चीज रहता है, समुद्र के किनारे जहां नहाने होने जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं ऑनशोर। एक होता है ऑफशोर। ऑफशोर, ऑफशोर को कहते हैं अप तट। अपतट का मतलब होता है तट से दूरी पर। तो तट से दूरी पर आप बताएंगे ऑनशोर पेट्रोलियम ज्यादा निकलेगा कि ऑफशोर निकलेगा। ऑनशोर में तो 20% ही निकलता है, ज्यादातर पेट्रोलियम ऑफशोर पे निकलता है। तो भैया पेट्रोलियम अंदर जाके तो निकालेंगे नहीं, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ऑयल रिज का। ऑयल रिज क्या होते हैं, ये समुद्र के ऊपर खड़े रहते हैं। ये समुद्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑयल रिज को खड़ा कर दिया जाता है, और ये अंदर से क्या करते हैं, पेट्रोलियम लेके चले आते हैं, ऑयल रिज। और ये अंदर से क्या करेंगे, पेट्रोल लेके चले आएंगे यहाँ पर। ये खड़े रहते हैं यहाँ पे, ये पाइप से रहते हैं, और यहाँ तल के नीचे पेट्रोलियम रहेगा। ये जैसे पेट्रोलियम है, तो इसको निकालेंगे लोग कैसे, तो देखिए ये ऑयल रिज है, इसमें इस वाले पाइप से हम लोग क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। जब इससे हम लोग एयर प्रेशर को डालते हैं, तो ये प्रेशर यहाँ के डिस्टरबेंस पैदा करता है। अब इसके ऊपर तो ये मिट्टी है, ये मिट्टी के समुद्र का तल है, और ये अंदर पेट्रोलियम, ऐसा नहीं कि इसमें मिला हुआ रहता है, वो तो जमीन के अंदर, फिर जमीन में भी खोदना रहता है। तो वो हलचल होगा, भागेगा, भागने के लिए यहाँ पे उसको रास्ता अवेलेबल मिल जाएगा, तो ये इस साइड से पेट्रोलियम निकल जाएगा। तो ऑयल निकालने वाले को क्या कहेंगे, ऑयल रिज कहते हैं। रिज का प्रयोग मेनली कहाँ करेंगे लोग, ऑफशोर पर करते हैं। ऑफशोर पर किया जाता है। कहाँ पे किया जाएगा, ऑफशोर पर किया जाएगा। अब इसको आप देख लीजिए ऑयल रिज को। ऑयल रिज क्या होता है, ये समुद्र में इसी तरह से खड़े रहेंगे, पिलर के समान खड़े रहते हैं सही है। ये देखिए, ये जो चीज है, ये ऑयल रिज है। ये पिलर देख रहे हैं, यहाँ से प्रेशर डालने के लिए और इधर से ले आने के लिए। इसमें क्या किया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा, और जब धीरे जैसे जैसे निकलते रहेगा, इसकी स्टोरेज भरेगी, तो यहाँ से कोई शिप को ले आकर, कंटेनर शिप, उसमें से इसको खाली करके उसे भेज दिया जाएगा। तो ऑफशोर पेट्रोलियम निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग ऑयल रिज का प्रयोग करते हैं। और ये मेनली कहाँ पर होता है, मतलब प्लेन वाले एरिया में होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको एक्चुअली दो बार पढ़ना है। एक बार आपको यहाँ पढ़ना है, फिर जब समुद्र विज्ञान पढ़ाएंगे ना, तो फिर आपको ये पढ़ना है, बट उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग रहेगा, हल्का सा अलग होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मग्न तट। इसे मग्न तट, इसे क्या कहेंगे, मग्न ढाल, इसे मैदान। इंग्लिश वाले इसे क्या कहेंगे, प्लेन, स्लोप, ऐसे कहेंगे सेल्फ। सेल्फ कहेंगे इसे। तो तट पर 20%, यहाँ पर कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। यहाँ पर किसी भी प्रकार का निक्षेपण की क्रिया, कोई भी प्रकार का डिपोजिशन का प्रोसेस, क्या आपको ढाल पर देखने को मिलेगा, कहीं पर ढाल पर एक भी नहीं मिलेगा।
नहीं निकलेगा। एक एक आदमी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहे हैं कि सर जब हम ऑयल रिग यहाँ का पेट्रोलियम जो है ऑयल रिग को अगर बाई दी हटा दे रिपेयरिंग के लिए, तो ऑयल रिपेयरिंग के लिए हटाएंगे तो यहाँ से तो ऑयल फेंकने लगेगा। नहीं भाई, अगर हम ऑयल रिग को रिपेयरिंग के लिए हटाते हैं तो इसको लॉक कर दिया जाता है, यहाँ से इस सिस्टम को लॉक कर दीजिए। जब एयर नहीं भेजेंगे इन दोनों सिस्टम को लॉक करके यहाँ से हटाया जाता है, अगर मान लीजिए इसको हटाना है तब। अदरवाइज में ऐसे हटाएंगे तो लीकेज कर जाएगा। मोरेकाबो झील जो वेनेजुएला में था वहां से लीकेज किया था, पूरे समुद्र में फैल गया था पेट्रोलियम, और वो मैक्सिको की खाड़ी में पूरा का पूरा पेट्रोलियम भर गया था, जिस वजह से इंटरनेशनल बैन लगा दिया गया और काफी सख्ती से कहा गया कि भाई ऐसे पेट्रोलियम वगैरह को इस तरह से न दे। ये वेनेजुएला के पास से पूरा यहाँ पे फैल गया था, और खाड़ी युद्ध में इराक के पास में भी फैल गया था इस सब चीज का पेट्रोलियम। तो रीच को काफी सावधानी से करना पड़ता है। भारत में भी तो एक था बॉम्बे हाई, भारत में मेन पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है? बॉम्बे हाई में। लेकिन बॉम्बे हाई जो है भारत का पेट्रोलियम निकालने वाला, वो कहाँ पे चलाता है? मुंबई तट से वो ऑफशोर वाले में आ जाता है, ऑन शोर वाले में आ जाता है मुंबई हाई। मुंबई से वो ज़्यादा दूरी पे नहीं है, ओएनजीसी पेट्रोल निकालती है, वो केवल 20% वाले एरिया से निकालती है पेट्रोल। हम लोग के पास ज़्यादा पेट्रोलियम नहीं है, इस वजह से हमें पेट्रोलियम के लिए क्या करना पड़ता है? आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे ये मुंबई है, यहाँ से हम लोग यहीं निकालते हैं। आगे जाएंगे अगर पेट्रोलियम मिलेगा तो वो पेट्रोलियम की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन अभी वो रिसर्च का हिस्सा है, ड्रिलिंग में। जो रिसर्च करेगा तो भारत को मिलेगा तो पेट्रोलियम निकलेगा, अदरवाइज में नहीं निकलेगा। आगे बढ़े। वाटर से पेट्रोलियम कैसे निकलेगा यार? वाटर से पेट्रोलियम थोड़ी रहता है, वो तो जमीन पे रहता है, बेंथिक जीव बेंथिक पर रहता है। तो आप आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे। तो यहाँ समझिए आप, टोटल हम आपको जो टोपोग्राफी बताए उसमें हमें आपको क्या बताया? उच्चावच बताए थे। उच्चावच किसे कहा जाता है? पृथ्वी सतह के। अब पृथ्वी के सतह पर तो जहां हम खड़े हैं वो जमीन भी आ जाएगा, और समुंदर का तल भी आ जाएगा, वो थोड़ा सा नीचे है, हम लोग थोड़ा सा ऊंचा है। तो पृथ्वी के सतह पर उबड़ खाबड़ आकृति, आप देखिए समुंदर का तल भी बराबर नहीं है, वो भी उबड़ खाबड़ है। तो पृथ्वी के तल के उबड़ खाबड़ आकृति या फिर सतह के उबड़ खाबड़ आकृति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। जो स्कूबा डाइविंग होते हैं, आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या अगर इस सब पे देखेंगे अगर, तो देखेंगे कोई ऑक्सीजन लगा के समुद्र के तल में जाता है। ऑक्सीजन लगा के कहाँ जाता है? समुद्र के तल में। तो आप बताइए उस समुद्र के तल में कहाँ जाता होगा? तट पर, ढाल पर, या मैदान पर? तट, ढाल या मैदान, कहाँ जाता है? समुद्र तल पे जो जाता है, कहाँ पे जाएंगे लोग? मैदान पे, प्लेन पर। अरे भाई साहब एक बात बताओ, अगर कोई मैदान पर चला गया बिना मरे वो वापस आएगा? अगर इस मैदान पे वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के गया है, जरा सोचो इसके ऊपर कितना पानी का प्रेशर रहेगा। इतना पानी इस पे ऊपर प्रेशर लगाएंगे मरिए जाएगा ये तुरंत वहां पर। अरे 10 बाल्टी पानी किसी के ऊपर रख दीजिएगा, बाल्टी इसी साइज का बाल्टी, 10 बाल्टी तो दबा जाएगा वहां पे। वहां पे ये कहीं नहीं जाता ऐसे, यहीं पे ऑक्सीजन लगा लगा टहलता है सही से। यहाँ पे देखिए कि यहीं यहीं पे अगल बगल में रहता है, उधर जाएगा सब, मरिए जाएंगे लोग वहाँ पे, काम खत्म हो जाएगा वहाँ पे। 200 से 300 मीटर नीचे जाते हैं लोग, खूब से खूब 600 मीटर। यहाँ पे यहाँ कोई नहीं जाता है, यहाँ चले गए तो फिर वापस नहीं आने वाले हैं। यहाँ पे यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं सब एकदम भयानक, जो इसको बर्दाश्त कर सकती, इतने प्रेशर को वो लोग क्या कर सकती है? बर्दाश्त कर सकती है। फिजिक्स में पढ़ाए हैं कि बैंथिक जीवों को बाहर निकालेंगे तो उनका शरीर फट जाता है, क्योंकि वहाँ के लिए हाई ब्लड प्रेशर होना चाहिए जो ऊपर के प्रेशर को क्या कर सके? न्यूट्रलाइज कर सके। तो स्कूबा डाइविंग वगैरह सब किस चीज़ पे होता है? मग्न तट पर। पर्यटन मग्न तट पर, बीच का निर्माण मग्न तट पर। जितने भी क्लिफ हो गए सब, या रिया तट हो गए सब, या पुलिन हो गए सब, सब मग्न तट पर ही निर्माण किए जाते हैं। तो ये हम लोग आपको उच्चावच बता दिए। उच्चावच की प्रथम डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री के उच्चावच आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड डिग्री के उच्चावच क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। जो समुद्र की स्थलाकृति का देख रहे थे, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो उच्चावच की श्रेणी में नहीं आते हैं सब, थर्ड डिग्री में। तो उसको हम लोग जब समुद्र पढ़ेंगे तब बताएंगे। यहाँ आपका रिलीफ, थर्ड डिग्री ऑफ रिलीफ खत्म हो गया। अब हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ये वाली चीज। तो ये दोनों ज्योग्राफी में पढ़ना है, ये दोनों किस में पढ़ना है? ज्योग्राफी में। टोपोग्राफी में जो मेन मेन सेक्शन था उसको कंप्लीट करा दिया आपको।
अब ये जियोलॉजी बताएंगे। अब आप टोपोग्राफी देख लीजिए, रिवर टोपोग्राफी ये भी थर्ड ऑर्डर में आएगा, अंडर वाटर में भी थर्ड वाले में भी आता है, और आइस द्वारा जो बनते हैं हिमनद द्वारा वो भी थर्ड में आएगा, ओशियन द्वारा भी जो बनते हैं वो भी थर्ड में आता है, और इवन कोस्ट लाइन द्वारा जो बनेगा कोस्टल एरिया में वो भी उस थर्ड में बनता है, और विंड द्वारा। ये सब के सब स्थलाकृति का निर्माण काट छांट से ही होता है। इसलिए इन सारी स्थलाकृतियों को हम लोग थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में रखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिलीफ में रखेंगे, तृतीय श्रेणी के उच्चावच में रखेंगे, तृतीय श्रेणी का उच्चावच, श्रेणी का उच्चावच, उच्चावच। इसमें हम आपको बस ये वाला जो चीज है ना ओशियन वाला, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगी, क्योंकि इसे पढ़ना आपको पूरा का पूरा पढ़ना ओशियन में है, पूरा का पूरा ओशियन में पढ़ना है, तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर सकती है, बाकी इस सब में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये नदी पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, इसका बस प्रिंटेड पीडीएफ बचा, हैंड रिटन पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए ताकि आप रिवाइज करते रहे, प्रिंटेड पीडीएफ बच गया। अब इसमें प्रॉब्लम है तो बोलिए, फिर हम आपको चट्टान पढ़ाएंगे, जो ज्वालामुखी से जो चट्टान निकलता है ना, जिसमें आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, ये सब आते हैं सर। इसमें कंफ्यूजन होगा ही, रीजन क्या है कि कंप्लीट तो बताया ही नहीं आपको, 40% ही बताया है, तो आप लोग में जिज्ञासा आएगी कि भाई नदिया वाला पूरा पढ़ लिए, ये 40% क्यों पढ़े, क्योंकि ये अलग चैप्टर है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बोला जाए। हाँ, प्रिंटेड पीडीएफ इसका बाकी है। पेट्रोलियम की संभावना कहाँ पाई जाती है? जहाँ पहले बहुत ज्यादा निक्षेपण की क्रिया होती है, वहीं पे पेट्रोलियम ज्यादा पाए जाए। किसी को इसमें जो क्वेश्चन वगैरह रहना रहेगा वो पूछ लेंगे, फिर हम कल आपको जियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जियोलॉजी, अब कल आपको इसमें हम लोग जियोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आज के लिए इतना ही, अब आगे का क्लास कल देखेंगे, कल जियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जियोलॉजी, जियोलॉजी में पढ़ना क्या है ये बता देते हैं। जियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है? आपको ज्वालामुखी सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक के बाद जैसे सीमा, सियाल, सीमा, निफे, ये सब चीजें आंतरिक संरचना है। ज्वालामुखी और चट्टान के बारे में पढ़ना है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, ये पर्वतों की जियोलॉजी के अंतर्गत। इसको अब हम लोग कल पढ़ेंगे।